हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है, बहुत मस्त चल रही होगी। और इसी बीच मैं आपके लिए लेकर आया हूं ध्वनि तरंग चैप्टर नंबर 12। जैसे कि लड़कों की फरमाइश आई कि सर ल्यूसेंट के बाकी चैप्टर की वीडियो भी अपलोड कीजिएगा, तो उन्हीं की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए ध्वनि की तरंग स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले 11 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं फिजिक्स की। ध्वनि तरंगों के बारे में पिछली वीडियो में भी समझाया गया था, और तरंग किसको बोलते हैं इसके बारे में भी पिछली वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया था। लेकिन ये स्पेशल वीडियो ध्वनि तरंग के लिए है। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, किस तरह की तरंगें हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें से सिर्फ वही पॉइंट्स पिकअप करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम रिलीवेंट है। जैसे कि ध्वनि तरंगें एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। यांत्रिक तरंगें उन तरंगों को कहा जाता है जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन 3 माध्यमों में संचरित करने के लिए तरंग को अपने माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तीनों ही माध्यम होते हैं तरंग के संचरित होने के लिए। लेकिन उन तरंग के संचरण के लिए जो कि किसी माध्यम में संचरित करती हैं, जैसे कि ध्वनि तरंगें, 2 तरह की तरंगें होती है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और एक यांत्रिक तरंगें होती हैं। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिनको अयांत्रिक तरंगें बोलते हैं, उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्वनि तरंगें किस तरह की तरंगें हैं? ध्वनि तरंगें एक अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंगें किस तरह की होती हैं? तरंगें 2 तरह से चलती हैं। यांत्रिक तरंगें भी 2 तरह की होती हैं, कुछ इस तरह से चलने वाली और कुछ इस तरह से चलने वाली। अगर संपीड़न और विरलन के रूप में, ये विरलन है और संपीड़न यहां पर हो जाएगा। तो कुछ तरंगें ऐसे होती हैं जो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। ये संपीड़न हो चुका है और ये विरलन। संपीड़न विरलन की जो अवस्था आती है, ये जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, हवा के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो वाइब्रेशन की पोजीशन है उसको दर्शाती है ये संपीड़न और विरलन। ये संपीड़ित एरिया जो है, इसमें गैसेस के पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, और जो विरलन वाला एरिया है, रेयरफैक्शन, इसमें दूर दूर चले जाते हैं। तो इस तरह की वेव्स जो होती है, ये साउंड वेव है, मतलब ध्वनि तरंगें हैं। और जो मैंने पहला वाला ग्राफ बनाया ऊपर वाला, इस ग्राफ में जनरली क्रस्ट और ट्रफ के रूप में चल रही है तरंग, मतलब श्रृंग और गर्त के रूप में चल रही है। ये अगर आप पानी के अंदर पत्थर मारोगे, पत्थर फेंकोगे, तो कुछ इस तरह की आकृति आपको दिखाई देगी। तो वो भी एक मैकेनिकल वेव है, लेकिन उसकी चलने की दिशा कुछ इस तरह की होगी, और साउंड वेव की कुछ इस तरह की। तो हम साउंड वेव वाला ही पढ़ेंगे सिर्फ, कि साउंड वेव में क्या हो रहा है, किस तरह से तरंग संचरित हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, ध्वनि तरंगें किस तरह की तरंगें हैं? तो ध्वनि तरंगें एक लॉन्गिट्यूडनल, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी थोड़ा इसमें हेल्प मिलेगी, मैं इंग्लिश का वर्ड यूज करता रहूंगा बीच बीच में। ध्वनि तरंगें एक अनुदैर्घ्य, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें तरंग के संचरण की दिशा के समांतर दिशा में पैरेलल कंपन करते हैं माध्यम के कण। और ऊपर वाली जो है वो ये ट्रांसवर्स वेव्स है, अनुप्रस्थ है। इसमें जो माध्यम के कण हैं ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं। अगर यहाँ पर कोई कण था तो ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा। इसका मतलब तरंग अगर सामने को चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, तो माध्यम का कण उसके परपेंडिकुलर दिशा में फ्लक्चुएट करेगा। तो ये फर्क है, इसमें पैरेलल में करता है तो इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सिस्टम का पार्टिकल है वो फ्लक्चुएट करता है। तो ये तरंग के बारे में था। मैकेनिकल वेव्स 2 तरह की होती हैं, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल टाइप है और दूसरा है ट्रांसवर्स टाइप। अब चलते हैं ध्वनि तरंगों के बारे में, जो मैंने बता चुका हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब कुछ यांत्रिक तरंगों को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अलग अलग कर दिया गया है। कुछ यांत्रिक तरंगें, मतलब साउंड वेव्स वाला पोर्शन लेंगे हम, साउंड वेव्स ही पढ़ना है। तो कुछ यांत्रिक तरंगों में से हम साउंड वेव वाली देखेंगे। तो साउंड वेव को हमने कुछ कैटेगराइज कर दिया है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। अब वो यांत्रिक तरंगें, मतलब वो ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उसी को ही ह्यूमन बीइंग सुन पाते हैं। मानव जाति सिर्फ उन्हीं आवाज को सुन पाती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच हो। अगर ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि 4 फ्रीक्वेंसी दे रखी है,
तो आप ये देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आदमी सुन सकता है, तो आपको ये देखना है कि कौन सी इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो 20,000 से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच में लाई करता है। तो वही ह्यूमन बीइंग्स उसी आवाज को ही सुन पाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। तो इस तरह की तरंगों को जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, ऑडिएबल वेव्स बोलते हैं। ऑडिबल वेव्स मतलब श्रव्य तरंगे, जिनको सुन सकते हैं उनको श्रव्य तरंगे बोलते हैं। और जो 20 से कम की होती है उनको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को बोलते हैं। अब इनके कुछ पराश्रव्य तरंगे मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स के कुछ उपयोग हैं, जैसे कि मस्तिष्क के अंदर ट्यूमर का पता लगाना, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया के रोग के उपचार में, संकेत भेजने में भी इसका प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किस तरह से संकेत भेजने में किया जाता है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, ओवरव्यू। एक्चुअली अल्ट्रासोनिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाली, तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो चुकी है किसी भी वेव की, तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको एक पतले किरण पुंजी के रूप में काफी दूर तक भेजा जा सकता है, संकेत के रूप में भी। अब देखो, समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ी के पुर्जों को साफ करने में इसका प्रयोग करते हैं, कल कारखानों की चिमनियों में लगी कालिक को हटाने में इसका प्रयोग करते हैं, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी इसी का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का। और ये वेव 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की वाली होती है। जिन तरंगों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो उनकी वेवलेंथ कम होती है, जाहिर सी बात है वेवलेंथ कम होगी। और जिन फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ बहुत कम होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। थोड़ा फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा बता देता हूं, किस तरह से फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के बारे में बताने के लिए मुझे आपको एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा, देख लीजिए दोस्तों। इसमें कुछ स्ट्रक्चर दी गई हैं जो कि तरंग के संचरण की है। देखिए, पहले वाली स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें कुछ इस तरह से दिखाया गया है, इसमें कुछ इस तरह से एम्पलीट्यूड भी थोड़ा अलग अलग दिखाए गए हैं। इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और इसका एम्पलीट्यूड और भी ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड लगभग इसी के बराबर है। लेकिन कुछ आप देख लीजिए, एक पूरा साइकिल पूरा करने में जो वक्त लगेगा, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वेव, वो अलग अलग है। यहाँ डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो फ्रीक्वेंसी का जो एक्चुअल मीन है वो ये है कि 1 सेकंड में कोई भी वेव कितने साइकिल पूरे कर रही है। साइकिल का मतलब कितने उसने वाइब्रेशन पूरे किए हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, मतलब आवृत्ति। 1 सेकंड में, बस आपको ये मेंशन, ये कंपलसरी है कि 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन करती है कोई भी वेव, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वो उसकी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। अब देखिए, यहां से वेव स्टार्ट हुई है, अगर मैं इस तरह से कहूं कि वेव यहां से गई यहां तक, तो दोबारा से स्टार्ट वेव यहां से होगी, तो ये पूरा एक चक्कर लगा दिया इसने, तो ये एक चक्कर लगाने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो इसकी वेवलेंथ होगी। ये मैं पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और यहाँ पर भी ये टॉपिक आ गया तो यहाँ पर भी थोड़ा समझाने का फर्ज बनता है। और जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव मैंने बताया था कुछ इस तरह चलती है। अगर मैं स्प्रिंग को खींच कर छोड़ दूं तो कहीं पर संपीड़न होगा तो कहीं पर विरलन होगा, कहीं पर संपीड़न होगा तो कहीं पर विरलन होगा। तो इस तरह से जो माध्यम के कण है, माध्यम के कण, अरे भाई साउंड वेव जो फ्लो करती है वो माध्यम में ही करती है, तो माध्यम के कण ही वाइब्रेट करेंगे ना। तो माध्यम के कण कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा डेंस हो जाते हैं इस तरह से, तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। तो इस तरह से साउंड वेव जो है आगे को प्रोपोगेट करती है। जो ये वाले कण हैं, जो जहां पर विरलन है, ये कण अपने पास वाले कणों को एनर्जी देंगे, उसके पास वाले कण उसके पास वालों को, इस तरह से जो है साउंड वेव लगातार आगे को चलती चली जाती है। यहाँ आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक ओवरव्यू डायग्राम दिखाया गया है, जहां पर पार्टिकल, जो सिस्टम के पार्टिकल थे, कुछ ज्यादा पास थे और कहीं कहीं बहुत ज्यादा दूर थे। तो जहां पर पास थे वहां पर कंप्रेशन हुआ है, और जहां पर दूर हो गए वहां पर रेयर फ्रैक्शन हुआ है, जिसको हिंदी में संपीड़न और विरलन की अवस्था कहते हैं। अब सवाल आता है कि फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बता चुका हूं। अब नीचे वाले डायग्राम नंबर 4 में देखिएगा, अगर 1 सेकंड में वाइब्रेशन की अगर गणना की जाए तो यहां पर 1 सेकंड में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू दिस वन।
मैं अगर 1 सेकंड में देखूं कि ये 1 सेकंड में वाइब्रेशन किए गए हैं और ये भी 1 सेकंड में वाइब्रेशन किए गए हैं और ये भी 1 सेकंड में वाइब्रेशन किए गए हैं, चारों ही अवस्थाएं 1 सेकंड में वाइब्रेशन की हैं, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप खुद जज करके बताएं किसकी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उस वेव की है जिसने ज्यादा चक्कर लगा दिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं फिर अपने उसी टॉपिक पर जहां से हम स्टार्ट कर। इसके अंदर आता है ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से चेंज होती है, क्या फर्क पड़ते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि साउंड जो प्रोपोगेट करती है किसी मीडियम के अंदर करती है, और जो स्टैंडर्ड मीडियम लिए गए हैं वो 3 मीडियम लिए गए हैं। पहला मीडियम है गैस, दूसरा लिक्विड, देन सॉलिड। 3 मीडियम है, इन मीडियम के अंदर ही प्रोपोगेट करेगी वेव, और चौथा मीडियम नहीं है जिसके अंदर प्रोपोगेट करेगी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि एयर के अंदर कितनी स्पीड होने वाली है ध्वनि की, और लिक्विड के अंदर कितनी होने वाली है, और सॉलिड के अंदर कितनी होने वाली है, और किस तरह से ये लिक्विड, सॉलिड और गैस के अंदर फ्लो करती है। क्या ध्वनि किस तरह से प्रोपोगेट करती है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ध्वनि की जो विभिन्न माध्यमों में चाल है वो उस माध्यम की प्रत्यास्थता, हर माध्यम की अपनी अलग प्रत्यास्थता होती है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये इलास्टिसिटी कहलाता है। इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर निर्भर करती है। जो किसी भी घनत्व और प्रत्यास्थता ये सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जिस मटेरियल को आप यूज कर रहे हैं, लिक्विड को करो लिक्विड की अलग प्रॉपर्टी होती है, प्रत्यास्थता होती है, सॉलिड को करो तो सॉलिड की अलग प्रत्यास्थता होती है, एंड गैस करो तो गैस की अलग प्रत्यास्थता होती है। तो ये तीनों प्रत्यास्थता ये अलग अलग हैं। तो प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल। अब किस तरह से निर्भर करती है ये हम आगे देखते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में पाई जाती है, और उसके बाद द्रव में, और सबसे लास्ट में जो आता है वो आती है गैसें। सबसे कम गैस इसके अंदर पाई जाती है। अब इसकी वजह बता देता हूं क्यों। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में इसलिए पाई जाती है क्योंकि ठोस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से, सपोज दैट ये इस तरह से है, बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से अगर पार्टिकल्स क्लोज होंगे तो ये एक दूसरे को एनर्जी इजिली ट्रांसफर करेंगे, यहां से यहां को, यहां से यहां को। पार्टिकल पास होने की वजह से एक पार्टिकल अपने पास वाले पार्टिकल को इजिली एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। जब वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो वो पार्टिकल अपने अगले वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से सॉलिड में, चूंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत पास होते हैं, इसलिए सॉलिड के अंदर स्पीड जो होती है सबसे ज्यादा होती है। तो ध्वनि की चाल जो होती है वो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड में भी आप मेटेलिक जो रोड्स होती हैं, मेटल के अंदर और भी ज्यादा होती है। मेटल की अलग अलग मेटल के अंदर अलग अलग कंडक्टिंग होती है नेचर, अलग अलग कंडक्टिंग नेचर की वजह से, अलग अलग मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो, अगर आपके पास कॉपर एल्यूमिनियम दे रखा तो उसमें से आप एल्यूमिनियम को चूज करोगे। और अगर इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए किस माध्यम में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है, हवा के अंदर, पानी के अंदर, निर्वात के अंदर, या फिर इस्पात के अंदर। इस्पात मतलब स्टील के अंदर। तो इसमें आपको तुरंत देखकर आंसर लगाना है कि सबसे ज्यादा पूछ रहा है क्वेश्चन, तो मैं वही चीज यूज करूंगा जो सॉलिड होगी। तो सॉलिड है सबसे ज्यादा बेहतर जो ऑप्शन है वो है इस्पात, मतलब स्टील। स्टील जो बहुत ज्यादा सॉलिड होती है तो उसके अंदर जो स्पीड होती है साउंड की वो बहुत ज्यादा होती है। कुछ यहाँ रिजल्ट भी दिए गए हैं। वायु में ध्वनि की चाल जो होती है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये होती है 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन यही चाल जो है ध्वनि की पानी के अंदर बदल जाती है। ये 1483 लगभग 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है, और यही चाल सॉलिड के अंदर लगभग 5000 की हो जाती है। तो इस तरह से फर्क आता है, और ये माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है और डेंसिटी पर निर्भर करता है। जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूं, तो ये प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है और डेंसिटी पर निर्भर करता है। किस तरह से निर्भर करता है आइए देख लीजिए। क्यों करते हैं, जैसे कि अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। सबको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही पॉइंट्स, अगर आपके पास ल्यूसेंट्स की फिजिक्स है तो सामने रखिएगा, और जो मतलब इसको अंडरलाइन करते चलिएगा, या हाईलाइटर है तो उसको हाईलाइट करते चलिएगा। सब चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर सब चीज पढ़ेंगे तो एकदम बर्डन हो जाएगा और मिक्सअप हो जाएंगी चीजें। रटने से अच्छा है, याद करने से अच्छा है उस चीज को समझ लिया जाए। अब अगला पॉइंट आता है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि अभी हम देख चुके हैं कि चाल तो पूरी बदल जाती है। चाल बदलने से उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो कि नहीं बदलती, वो है फ्रीक्वेंसी। अगर माध्यम कितने भी बदल जाए
साउंड की फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं आता है। फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये आपको पुरानी कक्षाओं में पढ़ रखा होगा आपने, जिसमें v वेलोसिटी है, लैम्डा वेवलेंथ है और एन जो है फ्रीक्वेंसी के लिए आता है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ का अगर रेशियो निकालोगे तो ये आएगी फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब ये चेंज नहीं होती है। भाई कहने की बात ये है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जब माध्यम बदलता है तो फ्रीक्वेंसी पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ध्वनि की चाल पर ताप और दाब का प्रभाव देखते हैं कि ताप और दाब किस तरह से परिवर्तन होने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। तो ध्वनि की चाल पर किसी भी तरह के दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर दाब घटाओ या बढ़ाओ ये उस पर निर्भर नहीं करती है। उसमें अगर दाब ज्यादा होगा तब भी ध्वनि की चाल वही रहेगी। क्वेश्चन इस तरह से भी दे दिए जाते हैं कि बताइए कि अगर जो ध्वनि की एक बार पर, बार जो होता है प्रेशर का मात्रक होता है, एक बार पर 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अगर मैं प्रेशर दुगुना कर दूं तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रेशर तिगुना कर दूं तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ध्वनि की चाल पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर प्रेशर कितने भी कर दो तो ध्वनि की चाल पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। अपितु ये जो है ध्वनि की चाल ताप के प्रभाव से प्रभावित होती है। अगर ताप चेंज करोगे तो ध्वनि की चाल में भी परिवर्तन आएंगे। तो ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव पड़ता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में जो परिवर्तन आता है वो 0.61 मीटर पर सेकंड का आता है। तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए माध्यम का तो 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ जाती है साउंड की। तो इससे ये पता चलता है अगर कहीं पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वहां पर ध्वनि की चाल कुछ और होने वाली है, और जहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वहां पर ध्वनि की चाल कुछ और होने वाली है। तो ये जहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है ओबियस है यहाँ पर ज्यादा होगी, और जहां पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर कम होगी। तो क्वेश्चन इस तरह से ही बनेगा। अरे भाई टेम्परेचर से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। वो कुछ इस तरह से दे देगा कि बताइए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कुछ दे दी जाए 330 मीटर पर सेकंड है, तो बताइए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल का क्या होगा। पहला ऑप्शन बढ़ जाएगी, घट जाएगी, सेम रहेगी, या इसमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर के साथ तो बदल रही है लेकिन प्रेशर के साथ कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है किसके साथ बदल रही है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्द्रता बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। नमीयुक्त वायु का घनत्व जो होता है वो शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अगर वायु के अंदर नमी है तो उसकी डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम हो गई तो इसका मतलब क्या, जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो V था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डेंसिटी के। अरे भाई डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, रो दिखा रहा था वहां। अब एक ही मटेरियल यूज कर रहा हूं वो है वायु। तो वायु के लिए जो ऊपर जो यूज करते थे हम, वायु के लिए गामा इंटू प्रेशर, तो गामा इंटू प्रेशर तो वही रहेगा जो हमने वायु के लिए 3 कंडीशन पढ़ लगी थी। एक तो लिक्विड के लिए पढ़ रखा था अलग, तो लिक्विड के लिए था अंडरवुड बल्क मॉडुलस अपॉन अंडरवुड गामा, अंडरवुड रो क्या था, डेंसिटी था। तो ये वहां अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग था, सॉलिड के लिए भी दे रखा था वहां यंग्स मॉडुलस अपॉन रो, और ऐसे ही लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस अपॉन रो, और गैस के लिए भी दे रखा था गामा इंटू पी। तो गामा इंटू पी प्रेशर था, गामा गैस की प्रॉपर्टी थी, और रो क्या था यहाँ पर डेंसिटी थी। अब मैंने ये ऊपर वाला तो जब माध्यम समान हो गया, V जो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है वो जब माध्यम समान हो गया, जब माध्यम समान है वायु, क्योंकि एक नमीयुक्त वायु है और एक है शुष्क वायु, लेकिन पदार्थ जो है वो वायु है ना, तो वायु पदार्थ है। तो जब नमीयुक्त वायु है और एक शुष्क वायु है तो पदार्थ एक ही है, माध्यम एक ही है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है वो तो किसी एक माध्यम की आएगी, और एक माध्यम क्या है वो है वायु। तो इसका मतलब जो अब वेलोसिटी डिपेंड करने वाली है सीधे सीधे घनत्व पर डिपेंड करने वाली है, तो उसका
उसमें मतलब उस नमीयुक्त वायु हो या फिर शुष्क वायु हो तो उसमें ज्यादा स्पीड होगी जिसकी डेंसिटी कम होगी। अब देखो डेंसिटी किसकी कम है, तो नमीयुक्त वायु का घनत्व जो होता है वो शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, तो इसलिए नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी ना। तो ये आपको अब याद रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ लिया, ये आपने अच्छे से समझ लिया। नमीयुक्त वायु जो होती है उसका घनत्व कम होता है, जब घनत्व कम है, ये घनत्व की वैल्यू कम है तो ये वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर ये क्वांटिटी कम होती है तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ती है। तो ये था ध्वनि की चाल पर किस तरह से किस किस चीजों का प्रभाव पड़ा। हमने ताप का देखा, हमने दाब का देखा, हमने नमीयुक्त वायु का देखा और आर्द्रता का प्रभाव देखा, शुष्क वायु का देखा, और हमने अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल देखी। सॉलिड में क्या होती है, लिक्विड के अंदर क्या होती है, गैसेस के अंदर क्या होती है और किन कारणों पर ये निर्भर करती है ना। तो वो थी हमारे प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम जिस माध्यम में फ्लो कर रही है, एंड और दूसरा था उसका डेंसिटी। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको बिल्कुल डिट्टो याद होने चाहिए अच्छे से। अब चलते हैं, कुछ ध्वनि की प्रॉपर्टीज होती हैं, अपनी हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसी ध्वनि की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्यों ना ध्वनि की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया जाए। चलिए, तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है लाउडनेस। लाउडनेस मतलब कौन कितना चिल्ला रहा है या कौन कितना हल्के से बोल रहा है, तो ये लाउडनेस के अंदर आता है। बस आपको इतना ही देखना है, इससे ये पता लगता है कि आपको ध्वनि तेज या मंद सुनाई तो नहीं दे रही। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक फोन होता है, ये आपको अच्छा ये आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रबलता मतलब लाउडनेस का जो मात्रक है वो क्या है, तो वो है फोन। लाउडनेस का मात्रक है फोन। और प्रबलता के बाद चलते हैं तीव्रता की तरफ। तीव्रता शायद ऊपर है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी चीज की, मैं आपको इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। किसी भी चीज की अगर इंटेंसिटी निकालनी हो तो वैसे ही निकालना जैसे बताऊं। इंटेंसिटी एक्चुअल में देखी जाती है यूनिट एरिया में से, यूनिट एरिया में से। अगर यूनिट एरिया में से यूनिट सेकंड में, यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी निकलती है वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। अगर एनर्जी निकल रही है तो एनर्जी इंटेंसिटी हो गई। साउंड निकल रही है तो साउंड की इंटेंसिटी हो गई। वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर के फ्लो की इंटेंसिटी हो गई। तो पर्टिकुलर माध्यम में ये देखा जाएगा कि यूनिट एरिया में से कितनी निकल रही है, तो वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। तो इंटेंसिटी का मात्रक बदल जाता है। इंटेंसिटी का मात्रक डेसिबल या फिर डेसिबल से मेजर करते हैं। डेसिबल जो होता है वो छोटा होता है और बेल जो होता है वो बड़ा मात्रक होता है। एक बेल जो होता है वो 10 डेसिबल का होता है। तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। और ध्वनि की जो प्रबलता है, लाउडनेस है, उसका मात्रक है फोन। दोनों ही पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। अगला पॉइंट आता है पिच। पिच से ये पता लगता है कि ध्वनि की मतलब जो पिच है पतली है या फिर मोटी है ध्वनि, पतली है या मोटी है ध्वनि, इस चीज का पता लगता है। तो पिच जो है, पिच का रिलेशन सीधा सीधा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से रिलेशन होता है। किसका, पिच का। अब देख लीजिए, कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ नहीं, अधिकतर महिलाओं की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पतली होती है, मतलब आवाज जो है उनकी पतली होती है एज कंपेयर टू मेल। तो मेल के मुकाबले फीमेल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मतलब उनकी जो पिच है, तारत्व है, वो ज्यादा होता है। अब इस तरह से बहुत बार ये एग्जाम्पल आपने पुरानी कक्षाओं में ही पढ़ा होगा कि मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, उसकी पिच बहुत ज्यादा होती है। तो जो पिच होती है ना, पिच वो इरिटेट करती है माइंड को, इरिटेट जो करती है। तो यही रीजन है ना कि महिलाओं की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल, तो इसलिए उनकी आवाज जो है पतली होती है। तो जो पतली आवाज होती है ना, पतली आवाज वो माइंड को इरिटेट करती है। पतली आवाज जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, पतली आवाज होती है, वो इरिटेट करती है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि शेर की पिच ज्यादा है, शेर का तारत्व ज्यादा है या फिर मच्छर का, तो ऑब्वियस है मच्छर का तारत्व ज्यादा होगा। तो शेर की जो आवाज है मोटी है ना, और वो थोड़ी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, लेकिन उसकी जो आवृत्ति है वो कम है, लेकिन उसकी लाउडनेस तो ज्यादा हो सकती है ना। दहाड़ रहा है तो चिल्ला रहा है बहुत जोर से, तो उसकी जो लाउडनेस है वो ज्यादा हो सकती है। लाउडनेस हमने ऊपर पढ़ लिखी है, तो लाउडनेस ज्यादा हो सकती है, प्रबलता ज्यादा हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं। तो आवृत्ति उसी की ज्यादा होगी जिसका पिच ज्यादा होगा। तो मच्छर का पिच
जो मच्छर की आवाज होती है, बारीकपन होता है आवाज के अंदर, जो बारीकपन होता है वही पिच होता है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी एग्जांपल समझा दिया, अब मैं और नहीं समझा सकता इससे आगे। चलो इससे आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है साउंड की, वो है क्वालिटी। अब सबको क्वालिटी चाहिए, साउंड की क्वालिटी गाते रहते हैं, तो क्वालिटी क्या होती है आज पता कर लीजिए। तो क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब उसकी गुणता अच्छी होगी। कब अच्छी होगी? जब ध्वनि, अच्छा पहले है क्या इसके बारे में देख लेते हैं। ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण हमें समान प्रबलता, तो वो समान लाउडनेस है ना, समान प्रबलता है तथा समान तारत्व की, समान पिच की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है, तो वो उसकी गुणता कहलाती है। अब प्रबलता मैं बता चुका हूं, लाउडनेस जिसका मात्रक फोन है, तो वो पिच जिसका मात्रक तारत्व जिसका मात्रक आवृत्ति होता है, कि तो उन दोनों की ध्वनि में अंतर प्रतीत हो, कि उसकी पर्टिकुलर अगर दो ऑब्जेक्ट है, ऐसा समझ लीजिए दो ऑब्जेक्ट है जो कि साउंड लगातार अपने अंदर से निकाल रहे हैं, तो उसकी अपनी कुछ ना कुछ प्रबलता होगी और उसकी अपनी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब तारत्व होगा। ऐसे ही दूसरे वाले का भी होगा। अब किसकी अच्छी है ये तो आप ही डिसाइड करोगे, लेकिन अंतर जो निकल कर आएगा उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में, या तो फ्रीक्वेंसी में अंतर आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे दोनों की आवाज में, इसलिए ही, और वो जो अंतर आ रहा है वही आपका जो है क्वालिटी है, वही गुणता है। ध्वनि का वह लाक्षणिक गुण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। तो ये अंतर जो प्रतीत होता है ये हम करने वाले हैं, ये ह्यूमन जो ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर करेगा कि हाँ अंतर है, तो वही क्वालिटी कहलाती है। अब पढ़ते हैं इको के बारे में। अच्छा, इको ये आपने सुना ही होगा, जो जलसे वगैरह होते हैं या फिर कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है मोदी जी का या फिर किसी और नेता का, तो वहां पर कभी कभी इको लगा दिया जाता है। तो इको में क्या होता है, इको में ध्वनि के जो है बार बार सुनाई देती है, मतलब कुछ लगातार मतलब सुनाई देती है किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद। जब ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है, तो इस परिवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि मतलब इको बोलते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड दूरी मानी गई है, ये बस ये क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्वनि, ये इको पढ़ाने का मतलब जो है सिर्फ ये क्वेश्चन आपको याद कराना है कि जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपको जो सतह चाहिए, परावर्तक सतह चाहिए, वो लगभग 17 मीटर दूर चाहिए। अगर 17 मीटर दूर है तो आपको इको सुनाई देगी, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको इको सुनाई नहीं देगी। और कान पर जो ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक, 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ही सिर्फ कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो इको क्या होती है? इको आवाज देखा होगा कुछ टकरा टकरा कर आती है, मतलब किसी भी हम जो इको लगाते हैं, इको अब तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इको लगाते हैं तो इको में तो कहीं दीवार नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम हुआ होता है कि उसमें जो है ना प्रतिध्वनि सुनाई देती है पर्टिकुलर टाइम के बाद, कुछ माइक्रो सेकंड के बाद। एक आती है कंडीशन रेजोनेंस की। अच्छा, रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस के बारे में बता देता हूँ। रेजोनेंस को आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि हर किसी ऑब्जेक्ट की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं पुल की बात करूं तो पुल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, कि जिस फ्रीक्वेंसी से अगर पुल की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर से जा रहा है, कोई भी वाहन उसके ऊपर से जा रहा है, तो वो पुल को हिलाएगा, हल्का सा हिलाएगा। तो अब हिलाएगा मतलब क्या है? पुल हिला। तो इस तरह से क्या है, पुल की अपनी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जो उसकी खुद की स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी है। अब सपोज दैट मैं उसमें कुछ ऐसे वाहन भेज देता हूँ, बहुत तेजी से ऐसे वाहन चला देता हूँ कि जिससे जो पुल की स्वाभाविक आवृत्ति है, जो कांपने की उसकी खुद की स्वाभाविक आवृत्ति है, और जो मैंने वाहन चलवाए हैं उनकी आवृत्ति के अगर बराबर हो जाए, तो पुल के जो वाइब्रेशंस होंगे, जो पुल हिलेगा, बहुत तेजी से हिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही जो सिस्टम है, यही कंडीशन जो कहलाती है वो रेजोनेंस कहलाती है। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुनाद। तो रेजोनेंस की कंडीशन यही है। तो रेजोनेंस हो गया, इसका मतलब क्या कि जो कि सिस्टम की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर उसकी आवृत्ति हो चुकी है, जो भी हमने उसके अंदर आप या तो फ्रीक्वेंसी आपने एक्सटर्नल दी है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी खुद की स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के
चालक बल मतलब मैंने एक्सटर्नल से जो लगाया है, चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। लेकिन हम साउंड में किस तरह से इसको रिलेट करेंगे, तो साउंड में रिलेट करने के लिए सपोज दैट आपके पास ये कोई साउंड वेव है और आपने सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम आयाम की एक दूसरी वेव भेज दी, लगभग थोड़ा सा आयाम में डिफरेंस है, तो क्या होगा, ये दोनों ही वेव सुपर इम्पोज कर जाएंगी। सुपर इम्पोज जैसे ही करेंगी, अब देखो सिस्टम की आवृत्ति तो ये थी ना, और आपने भी इसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स इसी माध्यम में ट्रेवल करा दी, तो ओवरऑल जो आयाम होगा वो बढ़ जाएगा। आयाम भी बढ़ गया और इसकी एनर्जी भी बढ़ गई। तो आयाम बढ़ गया, जब आयाम बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर रेजोनेंस आ गया। तो रेजोनेंस की घटना ये होती है। तो रेजोनेंस में आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि रेजोनेंस की घटना में क्या होता है, तो इसका जवाब है कि रेजोनेंस जब होता है तो इस घटना में आयाम बढ़ जाता है। वही आयाम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब माध्य स्थिति से ये कण जो है, तरंग जो है, इसकी स्थिति कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई, डिस्टेंस जो है ये आयाम है। पहले ये थी, अब ये पहुंच गई, तो आयाम बदल गया ना। तो आयाम बदल गया तो यही आयाम है, तो आयाम चेंज हो जाता है वही रेजोनेंस में। ये आपको आज पता चल गया। अच्छा, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या होता, ध्वनि का व्यतिकरण किसको बोलते हैं। जब समान आवृत्ति या समान आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण में हमें ध्वनि कुछ अलग तरीके से सुनाई देती है, ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण में क्या होता है, व्यतिकरण में यह होता है जब ध्वनि मिल गई तो कुछ जगहों पर ध्वनि जो फेज होगी वो एक ही कला में मिलेंगी और कुछ जगहों पर जो होगी वो अपोजिट कलाओं में मिलेंगी। जहां पर एक कला में मिलेगी, शायद इसका मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। अगर एक वेव ये जा रही है और दूसरी वेव ये जा रही है, इन पॉइंट से होकर गुजारूं, ये पॉइंट से होकर जाएंगी इस तरह से, ये भी इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर वेव लेंथ मतलब जो ओवरऑल है यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। इसको नोड बोलते हैं और इनको एंटी नोड बोलते हैं। तो क्या होता है, कुछ जगहों पर फेज में अगर एक ही फेज में पहुंचती है तो वहां पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं, यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हो गया और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण हो गया। तो व्यतिकरण में इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको नॉलेज बेस पर बता दिया थोड़ा बहुत। ध्वनि का विवर्तन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। ध्वनि का तरंग 1 मीटर की कोटि का होता है। जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड मतलब क्या है, अगर सपोज दैट मैंने जैसे आपको बताया कि तरंग दैर्घ्य 1 मीटर का है, तो अगर 1 मीटर का अवरोध आ गया, सपोज दैट होल आ गया, तो ध्वनि क्या होगी, यहाँ से पढ़ने के बाद मुड़ जाएगी, यहाँ से पढ़ने के बाद मुड़ जाएगी। तो ये ध्वनि का मुड़ना ही, चलनी चाहिए थी सामने को लेकिन ये मुड़ गई, तो ये मुड़ना ही ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। बस इतना है इसमें। अब डोपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। भाई ये काम का इफेक्ट है डोपलर। तो डोपलर इफेक्ट क्या है, डोपलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा था कि जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच, स्रोत और श्रोता ऐसा मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो एकदम याद हो जाएगा। सपोज दैट आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन दूर से आ रही है, तो ट्रेन से जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसी है वो तो लगातार कांस्टेंट है ना। जो फ्रीक्वेंसी नेचुरल में निकल रही होगी तो वो कांस्टेंट है। लेकिन आपको जब स्टेशन पर खड़े हो और ट्रेन काफी दूर है तो आपको कुछ अलग फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी साउंड की, और जब ट्रेन पास में आ जाएगी तब कुछ और फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी में आपको कुछ अपेक्षित चेंजेस आ रहे हैं, जो आपको आवृत्ति कुछ अलग दिखाई दे रही है, तो यही डोपलर इफेक्ट है। ये आवृत्ति का परिवर्तन ही डोपलर इफेक्ट है। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डोपलर प्रभाव कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा डोपलर इफेक्ट में क्या होता है। तो डोपलर इफेक्ट में क्या होता है, जो आवृत्ति होती है जो वास्तविक आवृत्ति से कुछ अलग सुनाई देती है, वास्तविक आवृत्ति से कुछ अलग, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से अगर साउंड निकल रही थी एक्चुअल में तो उसी से ही निकल रही होगी ना, लेकिन आपको जो सुनाई दे रही है वो चेंजेस करके सुनाई दे रही है। आप दूर खड़े हैं तो आपको कुछ और, आपके पास ट्रेन आ गए तो आपको कुछ और। तो ये चेंजेस जो आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट।
अब मैक संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। मैक संख्या थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है भाई। मैक संख्या क्या है? जब किसी माध्यम में मैक संख्या को ऐसा समझ लीजिए कि जो ध्वनि के अंदर ध्वनि की चाल होती है वायुमंडल के अंदर, वो 330 मीटर पर सेकंड की होती है। अब सपोज दैट कोई ऐसा पिंड जो ध्वनि अपने अंदर से निकाल रहा हो और वो भी माध्यम के अंदर प्रोपोगेट कर रहा हो, और उसी माध्यम के अंदर प्रोपोगेट कर रहा हो जिस माध्यम में ध्वनि चल रही है, और इस ऑब्जेक्ट की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से ज्यादा है, तब मैक संख्या आती है। तो ये यही कह रहा है, जब किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब पर की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस माध्यम में मैक संख्या बोलते हैं। तो जो ऊपर आती है स्पीड, जो ऊपर स्पीड आती है वो आती है ऑब्जेक्ट की, और नीचे स्पीड जो आती है वो आती है साउंड की। तो ये रेशो जो है ये मैक संख्या है। तो ये मैक संख्या का रेशो जो है, जो ऊपर ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अब इसमें कंडीशन बन जाती है कि अगर मैक संख्या 1 से अधिक है, तो मैक संख्या अगर 1 से अधिक होगी तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो बहुत तेज चल रहा है ना। देखो 1 से अधिक का मतलब क्या है? ऊपर वाली वैल्यू का ज्यादा होना, ऊपर वाली वैल्यू का ज्यादा होना। जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो भाई 1 से अधिक आएगी ना मैक संख्या। तो मैक संख्या 1 से अधिक होने का मतलब है सुपरसोनिक, और यदि 5 से अधिक है तो हाइपरसोनिक, मतलब और भी बहुत तेज ज्यादा चलेगी। तो ये थी मैक संख्या के बारे में। अब इसके अंदर लास्ट टॉपिक चलता है शॉक वेव्स। देखो भाई, जब पिंड इस तरह से मूव करता है कि वो बहुत तेज स्पीड से चलता हो, मैक संख्या उसकी 1 से अधिक हो, तो वो अपने पीछे एक विक्षोभ छोड़ता चलता है, एक टर्बुलेंस छोड़ता चलता है कुछ इस तरह का, पीछे को कुछ इस तरह का टर्बुलेंस छोड़ता चलता है, और ये पिंड मूव कर रहा है। देखो तो ये पिंड जो है ये टर्बुलेंस जो है ये बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी जब बहुत तेज स्पीड से एरोप्लेन मूव करते हैं तो जो पास में घर बने हुए होते हैं उनके दरवाजों में जो कांच लगे हुए होते हैं वो चटक जाते हैं। वो इस वजह से चटक जाते हैं क्योंकि जो मैक संख्या है वो 1 से ज्यादा हो गई, मतलब पराध्वनिक सुपरसोनिक स्पीड से जो है ऑब्जेक्ट मूव किया है, तो उसके पीछे जो वेव्स हैं कुछ इस तरह से शॉक वेव्स बनती हुई आएंगी। ये मैंने डायग्राम का पता नहीं क्या स्ट्रक्चर बना दिया, दोबारा से बना देता हूँ। ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये कुछ इस तरह से बनती हुई आएंगी, मतलब शॉक वेव्स कुछ इस तरह से पीछे को बढ़ती चली जाती हैं ये। तो ये बहुत खतरनाक एक विक्षोभ होता है जो कि एक आपको झटका फील कराता है, आपको झटका लगता है कि हाँ भाई कुछ हुआ। तो ये प्रघाती तरंग थी, और इनका जो विक्षोभ होता है वो शंक्वाकार होता है, जैसे कि मैं अभी ऊपर डायग्राम में समझा चुका हूं। तो दोस्तों ये थी आज की इस टॉपिक के सारे नोट्स, और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। अब इसके क्वेश्चंस रह गए हैं, इसके क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में लगाने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा, और वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन क्या क्या हो रहा है, तो वहां भी एक बार कॉन्सेप्ट ये दोबारा से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।